और खबरें एक बार फिर से विस्तार से देखते हुए जयपुर से खबर है, माह-ए-रमजान का दूसरा जुम्मा जामा मस्जिद में अदा की जा रही है। तो सामूहिक नमाज अदा की जा रही है और ये दूसरा जुम्मा है माह-ए-रमजान का, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जयपुर से तस्वीरें हैं जामा मस्जिद से और अरबाज सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, आज दूसरा जुम्मा माह-ए-रमजान का, किस तरीके से वहां से तस्वीरें देख पा रहे हैं? बड़ी संख्या में वहां पर लोग जुटे हुए हैं नमाज पढ़ने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए कि पिछली बार पहला जुमा जब अदा किया गया था उस वक्त नमाजियों की और रोजेदारों की तादाद इतनी नहीं थी, लेकिन आज आप देखेंगे कि नज़ारा जयपुर में जो जामा मस्जिद पर जुमे की नमाज अदा की जा रही है, इसमें काफ़ी संख्या में जो रोजेदार हैं वो पहुंचे हैं और दूर दूर से यहाँ आए हैं और यहाँ राजधानी जयपुर की इस ऐतिहासिक जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं। आप देखिए कि जुमे की नमाज का या जुमे के दिन का इस्लाम में काफ़ी खास महत्व होता है और आम दिनों के मुकाबले जब रमजान में खास दिन शुरू होते हैं तो 70 गुना उनका सवाब बढ़ जाता है। ऐसे में रमजान में जुमे के दिन का काफी महत्व रखा गया है और आज यहाँ पर जामा मस्जिद में सभी जो रोजेदार हैं, अकीदतमंद हैं, वो यहाँ पर खुदा की बारगाह में सजदे करने पहुंचे हैं। यहाँ पर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएंगे, दुआएं मांगेंगे। सभी ने रोजे रखे हुए हैं, सुबह से लेकर के शाम तक भूखे प्यासे रह करके। जो पिछले हफ्ते भी प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अमन, चैन, सुकून, तरक्की, खुशहाली की दुआएं मांगी गई थी। आप देखेंगे कि सभी तरह के रोजेदार आपको इनमें नजर आएंगे। बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। काफी दूर दूर से आ रहे हैं। यहाँ पर जामा मस्जिद कमेटी ने खास इंतजाम किए हैं। यहाँ पर बड़ी चौपड़ पर वुजू का इंतजाम किया गया है। खास तौर पर जो सुरक्षा को लेकर के जो है पुलिस ने काफी यहाँ पर जो है एक तरह से सुरक्षा के लिए खास इंतजाम करते हुए करीब 50 जो है नौजवान यहाँ पर लगाए हैं। आसपास की बिल्डिंगों पर निगरानी के लिए लोग लगाए गए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर दूर दूर से जो लोग आए हुए हैं उनमें खिदमतगार भी काफी हैं, जो लोग सेवा कर रहे हैं नमाजियों की और बाकायदा यहाँ पर जानमाज बिछा रहे हैं। बहुत से ऐसे जो हैं यहाँ पर मर्चेंट हैं, दुकानदार हैं, जिन्होंने जो नमाज पढ़ने के लिए जानमाज है, यहाँ पर पट्टियां हैं, वो अपनी तरफ से दिए। तो एक गंगा जमनी तहजीब का भी एक अच्छा यहाँ पर जो है नजारा देखने को मिल रहा है। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और यहाँ पर सभी लोग सहरी इफ्तार करके इबादतें जो हैं वो कर रहे हैं। घरों में नमाजें हो रही हैं, तरावी की नमाजें हो रही हैं और आप देखेंगे कि नमाज की शुरुआत हो रही है। जो जामा मस्जिद के मुफ्ती हैं सैयद अमजद अली, उन्होंने खास तौर पर पहले और जो दूसरे अशरे के अंदर किस तरह की इबादतें होती हैं, किस तरह से इस्लाम के अंदर इंसान को न सिर्फ अपना बल्कि अपने पड़ोसियों का, गरीबों का, जरूरतमंदों का, सबका ख्याल रखना चाहिए, इन तमाम चीजों की जानकारी। बिल्कुल अरबाज, बेहद खास आज का दिन भी और हम देख भी पा रहे हैं किस तरीके से उत्साहित वहां पर लोग नजर आ रहे हैं और भूखे प्यासे पूरे दिन रहकर जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अरबाज इन तमाम जानकारियों के लिए। राजस्थान से हज पर जाने ख्वाहिश जल्द पूरी होगी। इस साल हज यात्रा के लिए महज 6163 हज की अर्जी दाखिल हुई है। हज कमेटी इंतजार में है कि जैसे ही सेंट्रल हज कमेटी कुर्रा निकालेगी तो उसके बाद प्रदेश के हज यात्रियों का कोटा तय हो जाएगा कि कितने लोगों को हज पर जाने का मौका मिलेगा। हज कमेटी के चेयरमैन के मुताबिक हज यात्रियों के सफर के दौरान कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस बार हज यात्री फिर से जयपुर से ही हज यात्रा के लिए रवाना हो सकेंगे। 700 हाजियों ने हज के फॉर्म भरे हैं और जल्दी मेरी ईओ साहब, सेक्रेटरी साहब को कहा था मैंने कि भाई बॉम्बे बात करके पता करें कुर्रा कब निकल रहा है। तो मैं समझता हूँ अगले हफ्ते में कुर्रे का भी एहतमाम हो ही जाएगा। बस बतौर हज के सारे लोगों के इंतजामात के बारे में अगर कोई बात करी जाए तो जल्दी हम हज कमेटी के मेंबरान की मीटिंग बुलाएंगे। यारी गत वर्षों की तरह ये, चूंकि इस बार जो है जयपुर एम्बार्केशन पॉइंट भी रहेगा और कुछ व्यवस्थाओं में हल्का जो परिवर्तन आया उसको ध्यान में रखते हुए चेयरमैन अमीन कागजी साहब के निर्देश में हमने कार्य योजना जो है वो तैयार कर भी ली है और उसमें जो हमारी सदस्यों की कमेटी है उसके समक्ष रखेंगे और उसके अनुरूप हम जो है वो तैयारी करके और आम जन और जो हाजी है हमारा उसको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और उकलत इस बीच मिल रही बड़ी खबर का जयपुर से बड़ी खबर है। जयपुर बम ब्लास्ट केस में इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की जा सकती है। राज्य सरकार ये पिटीशन दायर कर सकती है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की जा सकती है। इसे लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं।
राज्य सरकार को आज अंतिम रिपोर्ट भी सौंपी जा सकती है। तो हाईकोर्ट खंडपीठ के फैसले में धमाकों के आरोपियों को बरी किया है और इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की जा रही। स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है। सभी सबूतों को खारिज किया गया और इसी को लेकर अब राज्य सरकार इस तैयारी में है कि राज्य सरकार एक पिटीशन दायर करेगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो जयपुर ब्लास्ट केस में नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा गंभीर इशू है। हम सबको याद है जब ब्लास्ट हुए थे इतने लोगों की जान गई और फिर आरोपियों को पकड़ा गया, इतने साल तक केस चला, लोअर कोर्ट ने इनको मौत की सजा सुनाई थी। तो फिर ये तो गृह मंत्रालय को या लॉ डिपार्टमेंट को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि इतनी मौत की सजा सुनाने के बाद भी अगर हाईकोर्ट में, जैसा कि मैंने अखबार में पढ़ा है, जो ऑर्डर आया है उसमें कहा है कि इन्वेस्टिगेशन शायद ढंग से नहीं हो पाई थी या एविडेंस पूरी तरह कोलैबोरेट नहीं कर पाए थे या कहीं कमियां रह गई थी। ये बहुत ही गंभीर इशू है। मैं समझता हूँ इसमें तो जिम्मेदार लोगों पर जांच होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ। जब ये घटना हुई थी मैं पूरी रात SMS हॉस्पिटल में रहा था। हमने लाशें गिनी है, हमने चिथड़ों को कपड़ों में डाल कर इकट्ठा किया है। उस समय हम देख रहे थे कि कैसे हाय तौबा मची हुई थी। उसके बाद एक न्यायालय के द्वारा उनको 4 को फांसी देना और उसी न्यायालय के द्वारा दूसरे के द्वारा उनको पूर्णतः बरी कर देना। आज रामनवमी है, मैं कहना चाहता हूं कि हे राम, ये कैसा अभियोजन है। जांच का जो पक्ष है वो शंका पैदा करता है। ऐसे में इस तरीके के संगीन मामले में सरकार की न्यायिक पैरवी की लापरवाही ये संदेह पैदा करती है। मुझे लगता है कि ये भी राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। क्या बम धमाके जैसे संगीन मामले में भी जांच एजेंसी कोताही के साथ काम करती है और सबूतों से खिलवाड़ करती है? ऐसे आरोप 2008 में जयपुर में हुए 8 धमाकों में 71 लोगों की मौत मामले में लग रहे हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने ATS पर नाकामी का आरोप लगाते हुए 4 दोषियों को बरी कर दिया था। ये रिपोर्ट देखिए। 71 लोगों की मौत, गुनहगार कौन? मैंने कहीं मैं तो जन्म पर ही रहूंगी, मारो तो जयपुर बम धमाके में जांच की नाकामी। जो हमारे साथ होता तो बहुत बड़ा होता। दिन रात मेरे मम्मी पापा रोते, हमारा पूरा परिवार रोता है। ATS की गलत जांच, बचे धमाके के आरोपी। आरोपियों का यही कहना था कि हम बेगुनाह हैं, हमें झूठा फंसाया गया है, हमारा इस केस से कोई संबंध नहीं। 13 मई 2008 ये तारीख न सिर्फ जयपुर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए उस खौफनाक दौर की याद को ताजा करने वाला था जब एक साथ हुए 8 धमाकों से जयपुर थर्रा गया था और इसकी गूंज राजधानी दिल्ली तक सुनाई दी थी, क्योंकि धमाके के बाद पुलिस की प्राथमिक जांच में ही ये तय हो गया था कि इंडियन मुजाहिदीन से ताल्लुक रखने वाले आतंकियों ने दिल्ली से लाकर बम धमाका किया था। 29 मार्च 2023। लेकिन जब करीब 15 साल बाद जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में बुधवार को हाईकोर्ट ने सभी 4 आरोपियों को बरी किया, तो न सिर्फ पीड़ित बल्कि पूरा प्रदेश सन्न रह गया। हालांकि हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन की बेंच ने साफ कर दिया कि जांच अधिकारियों की गलती के कारण ही इस विभत्स घटना के आरोपियों को बरी किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा भी ATS के अधिकारियों ने जांच में कई कमी रखी, वो अपनी कहानी को कोर्ट के सामने सही तरीके और सबूतों के साथ पेश नहीं कर सके। हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट के आदेश के उस आदेश को पलट दिया जिसमें अपराधियों को फांसी की सजा दी गई थी। विशेष कोर्ट ने जयपुर में हुए सिलसिलेवार बम ब्लास्ट के 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। ATS ने ईमेल वाली थ्योरी के पक्ष में सबूत नहीं जुटाए। दरअसल आतंकियों की तरफ से इस ईमेल के जरिए धमाके की जिम्मेदारी ली गई थी, लेकिन कोर्ट में सबूत के तौर पर उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। आतंकियों के डिलक्स बस से दिल्ली से जयपुर आने की थ्योरी, नहीं मिले सबूत।
एटीएस ने जिनके टिकट पेश किए उनमें से किसी के नाम आतंकियों से नहीं मिले। किशन पोल में साइकिल खरीदने वालों के नाम का भी मिलान नहीं हो सका। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो बिल बुकें पेश की गई हैं, जो बिल्स पेश किए गए हैं साइकिल खरीदने के, उनपे जो फ्रेम नंबर है वो फ्रेम नंबर जो साइकिल सीज की गई है उससे मैच नहीं करते हैं, तो वो थ्योरी भी गलत मानी है। वहीं धमाके के लिए बम को लगाकर शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली लौटने वाले चारों नाम अलग अलग मिले। कोर्ट के सामने पेश की गई साइकिल की रसीदों के फ्रेम नंबर भी मेल नहीं खा पाए। कोर्ट के सामने बिल पेश किए गए व जबरन साइकिल व्यापारियों से बनवाए गए। अगर साइकिल के बिल सही पेश हो जाते तो कहानी जुड़ती, लेकिन बिल गलत पेश होने से साबित होता है कि जांच अधिकारी ने खानापूर्ति की है। कोर्ट ने शिनाख्तगी परेड को गैर कानूनी कहा क्योंकि मजिस्ट्रेट और आईओ एक ही समय में शिनाख्तगी परेड के दौरान जेल में मौजूद थे। कोर्ट ने केस की जांच में ढिलाई के लिए पूरी गलती एटीएस अफसरों की बताई है। इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक को ऐसे अफसरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं क्योंकि इस मामले में एजेंसी फेल रही है। आपको बता दें कि 13 मई 2008 को शाम के वक्त एक के बाद एक बम धमाके से जयपुर हिल गया था। दिल्ली से बम लाकर जयपुर में एक के बाद एक 8 धमाके हुए थे। साइकिल पर बैग में बम रखकर धमाका हुआ। हवा महल के पास सबसे पहला और 8वां धमाका सांगनेरी गेट हनुमान मंदिर के पास हुआ था। इंडियन मुजाहिदीन के 12 आतंकी इस धमाके में शामिल थे। आतंकियों ने किशन पोल से 9 साइकिलें खरीदी थीं और इसी में बम लगाए गए। आतंकी बम लगाने के बाद शताब्दी एक्सप्रेस से वापस दिल्ली भाग गए। 14 मई को इंडियन मुजाहिदीन ने ईमेल के जरिए धमाके की जिम्मेदारी ली। जांच में ईमेल यूपी के साहिबाबाद के एक साइबर कैफे से किया गया था। पुलिस ने इस मामले में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया था। 3 आरोपी अब तक फरार हैं, जबकि 3 हैदराबाद और दिल्ली की जेल में बंद हैं। बाकी बचे 2 गुनहगार दिल्ली में बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। 4 आरोपी जयपुर जेल में बंद थे, जिन्हें निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। 2019 में जिला कोर्ट ने मोहम्मद सैफुर रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के बाद एटीएस और एसओजी का गठन किया गया, जिससे कि पूरी टीम स्वतंत्र होकर इसी केस का जांच कर सके। लेकिन 15 साल के बाद भी 71 मौत के लिए किसी की जिम्मेदारी तय न होना व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18, राजस्थान। और उकलते इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर है। ढाणी में जाने का रास्ता नहीं मिलने को लेकर ये पूरा मामला, और इसे लेकर अपडेट आपको बता दें। कच्ची सड़क पर 8वें दिन भी त्रिपाल के नीचे प्रसूता बैठी है। सर्दी और बरसात में 8 दिन के नवजात के साथ प्रसूता धरना प्रदर्शन कर रही है। बाल कल्याण समिति ने प्रसूता और परिजनों से समझाइश की है। ढाणी जाने के लिए रास्ता देने की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। जिले के 23 LLW गांव का ये पूरा मामला है। तो रास्ते की मांग की जा रही है और प्रसूता लगातार अपने 8 दिन के नवजात के साथ धरना प्रदर्शन कर रही है। कच्चे सड़क पर 8वें दिन भी लगातार त्रिपाल के नीचे प्रसूता का प्रदर्शन जारी है और लगातार सर्दी और बरसात के बावजूद भी प्रसूता इस प्रदर्शन को खत्म करने को तैयार नहीं है। राजू रामगढ़िया सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, बाल कल्याण समिति ने समझाइश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ? जी बिल्कुल, ये जो मामला है अपने हनुमानगढ़ जिले के 23 LLW गांव का है। तो यहाँ पर एक परिवार है जिसका ये कहना है कि हमारी खेत में डानी है और डानी को जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और यह मामला रेवेन्यू बोर्ड में चल रहा है। और इसके बाद में जो विवाहिता है, इसका करीब 8 दिन पहले प्रसव पीड़ा हुई। इसको किसी तरह से चिकित्सालय ले जाया गया, मगर वापसी के अंदर जो एम्बुलेंस है उसने इसको रास्ते पर उतार दिया क्योंकि आगे रास्ता नहीं था। और उसके बाद से ही लगातार 8 दिनों से जो है ये प्रसूता अपने नवजात बच्चे के साथ है, वहां त्रिपाल लगाकर
और 8 दिनों से कच्चे रास्ते पर ही बैठी हुई है। हालांकि इस दौरान बरसात भी हुई, ओलावृष्टि भी हुई, सर्दी का भी कहर है, और मगर वो वहीं जमी हुई है। और उनका यही कहना है कि जाने के लिए हमें रास्ता जब तक नहीं मिलेगा तो हम अपने घर में कैसे जाएंगे। वहीं जो एसडीएम है वो मौके पर पहुंचे थे करीब 7 दिन पहले। उनका ये कहना था कि मामला चूंकि रेवेन्यू बोर्ड के अंदर है, तो रेवेन्यू बोर्ड में मामला होने के कारण वो स्थायी रूप से तो रास्ता नहीं दे सकते, मगर समझाइश के तौर पर रास्ता दिलवाने का उन्होंने प्रयास भी किया था, मगर सामने वाली जो पार्टी है वो मानी नहीं। फिलहाल बाल कल्याण समिति मौके पर पहुंची है, अभी विवाहिता वहीं पर। और सबसे बड़ी बात है कि समस्या का समाधान 8वें दिन भी कहीं नहीं निकला, और बरसात में 8 दिन के बच्चे के साथ विवाहिता जो है अभी भी एक त्रिपाल नुमा जो झोंपड़ी है उसमें बैठी हुई है। जी बिल्कुल। और राजू, जो मांग है वो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क की मांग की जा रही है, और ऐसे में दिक्कत कहाँ आ रही है, ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से ये बड़ी खबर है। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर लगातार संघर्ष जारी है। जिला बनवाने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय लोग पहुंचे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों की पुलिस जाब्ते के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। कार्यालय परिसर के बाहर धरना देकर जमकर नारेबाजी की गई है। तो सूरतगढ़ को लगातार जिला बनाने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर ये प्रदर्शन भी जारी है। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, अभी क्या स्थिति है वहां पर? बताया जा रहा है पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, तस्वीरें भी देख पा रहे हैं हम। बिल्कुल प्रियंका, देखिए अनूपगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा पिछले काफी समय से सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग की जा रही है, और इसी कड़ी में आज ये पहले ही प्रस्तावित था कि वो एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे, और शायद यही वजह रही कि वहाँ पर पुलिस के चाक चौबंद इंतजाम भी रहे। लेकिन जब प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम कार्यालय में अंदर जाना चाहा तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में अच्छी खासी धक्का मुक्की, जैसा कि हम विजुअल्स में देख भी पा रहे हैं कि दोनों ही पक्षों के बीच में जोर आजमाइश हुई। फिलहाल सूरतगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा एसडीएम कार्यालय के बाहर ही धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अपने सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर अपनी आवाज उठाई जा रही है। जी अशोक, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही 19 जिलों की घोषणा कर चुके हैं, ऐसे में और भी जिले बनाने की मांग की जा रही है। कितना जायज लग रहा है ये मांग, और क्या लग रहा है मुख्यमंत्री मांगेंगे, इनकी जो मांगे उनको मानेंगे? देखिए, जैसे कि राम लुभाया कमेटी के पास में पहले 60 जिलों बनाने को लेकर डिमांड गई थी, जिसमें से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 19 जिले बना दिए गए। यदि बात करें सूरतगढ़ की तो देखिए करीब 40 से 50 साल पुरानी ये मांग बताई जा रही है, और जो यहाँ के जिला बनाने की मांग कर रहे हैं उनका कहना है कि यहाँ सामरिक दृष्टि से भी और प्रशासनिक दृष्टि से भी अशोक, यानी कि कई सालों से इंतजार है, लेकिन अब मांगे पूरी नहीं हुई तो लगातार लोगों का आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर के तेलीपाड़ा से खबर है, लोगों के घरों में नल से सीवरेज का पानी आ रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। स्थानीय लोगों ने ये बताया है कि घरों में गटर की बदबू वाले गंदे पानी आ रहे हैं। कई बार शिकायतों के बाद भी मामले में कोई सुनवाई नहीं की गई। अब इस मामले को लेकर लोगों ने विधायक और पार्षद से शिकायत की है। और कल एक और बड़ी खबर का, जयपुर से बड़ी खबर है, ओपीडी का समय बदला जाएगा। अस्पतालों में कल से ओपीडी का समय बदल दिया जाएगा। प्रदेश भर के अस्पतालों में ओपीडी के समय में परिवर्तन किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक अब ओपीडी चलेंगी। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओपीडी के समय में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अस्पतालों में कल से ओपीडी के समय को बदल दिया गया है।